नमस्कार साथियों, मैं प्रिंस कुमार आपको स्काईलाइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में, यानी कि व्युत्पन्न राशि के बारे में बात करेंगे। इसके पहले कि हमने लैब क्लास में आपके साथ बात किया है फिजिक्स क्या होता है, उसके फादर कौन है और राशि क्या होते हैं, क्वांटिटी क्या होते हैं। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि यूनिट क्या होता है, टाइप ऑफ यूनिट के बारे में बात कर रहा था, टाइप ऑफ क्वांटिटी यानी कि राशि कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम आपसे बात कर चुके हैं। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि डिराइव्ड मात्रा यूनिट क्या होता है, यानी कि डिराइव्ड व्युत्पन्न मात्रा क्या होता है, उसके बारे में आज हम आपके साथ बात करेंगे। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि किसी भी राशि को मापने के लिए कुछ पैमाना होता है, कुछ मानक होता है। उस मानक को हम लोग, उस स्टैंडर्ड्स को हम लोग यूनिट समझते हैं, उसे हम लोग यूनिट कहते हैं। और आपको पता है कि यूनिट मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक होता है फंडामेंटल यूनिट और दूसरा होता है आपका डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या होता है उसके बारे में मैंने डिटेल से एक वीडियो बनाए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर के उसे पहले देख लीजिए, उसके बाद आपको हम बताएंगे। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। तो मित्रों, आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं व्युत्पन्न मात्रक के बारे में, यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में आज हम आपके साथ बात करेंगे। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होते हैं, डिराइव्ड पहले उसको जानिए, उसके बाद आपको जानना चाहिए कि डिराइव्ड यूनिट क्या होते हैं। आपको पता है कुछ राशि वैसे होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, वैसे राशि को, वैसे क्वांटिटी को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी यानी कि मूल राशि कहते हैं। जो दूसरे पे डिपेंड नहीं होता है उसे मूल राशि कहते हैं। और वह राशि जो दूसरों की सहायता लेता है, यानी कि दूसरों पर डिपेंड रहता है, वैसे क्वांटिटी को हम लोग व्युत्पन्न राशि कहते हैं, यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। और डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट को हम लोग डिराइव यूनिट कहते हैं, या उसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मूल मात्रा को सहायता से उत्पन्न होने वाले मात्रा को व्युत्पन्न मात्रा कहते हैं, डिराइव यूनिट कहते हैं। एक डिराइव यूनिट वह यूनिट है जो फंडामेंटल यूनिट के सहायता से बनता है। फंडामेंटल यूनिट की जो संख्या है वो 7 है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, वो फंडामेंटल यूनिट कौन कौन है। जैसे हमने आपको बताया है कि जो लंबाई है तो लंबाई को हम लोग मीटर में नापते हैं, द्रव्यमान है उसको हम लोग केजी में नापते हैं, उसी प्रकार विद्युत धारा है तो एम्पियर में नापते हैं, तापमान है तो केल्विन में नापते हैं, पदार्थ की मात्रा है तो मोल में मापते हैं, ज्योति तीव्रता है तो कैंडेला में मापते हैं, है ना। तो ये सारे जो मैंने बताए आपको, ये सब के सब फंडामेंटल यूनिट्स थे। अब डिराइव्ड यूनिट क्या है, यही 7 फंडामेंटल यूनिट की जो संख्या है वो फंडामेंटल यूनिट की संख्या 7 है। व्युत्पन्न मात्रक यानी कि डिराइव्ड यूनिट वह यूनिट है जो फंडामेंटल यूनिट की सहायता से बनता है। फंडामेंटल यूनिट की सहायता से बनता है, उसे हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यानी कि आपको समझ में आ गया होगा अब तक कि व्युत्पन्न मात्रक क्या है। तो मैंने बताया कि मूल मात्रक को सहायता से उत्पन्न मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। और मूल मात्रक कौन 7 हैं उसका मैंने नाम भी बताया है। अब देखिए समझिएगा, पहला हमने कुछ 2 कॉलम बनाए हैं, व्युत्पन्न राशि यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटी और व्युत्पन्न यूनिट यानी व्युत्पन्न मात्रक यानी कि डिराइव्ड यूनिट के हमने 2 कॉलम बनाए हैं। एक तरफ राशि है और दूसरी तरफ मात्रक है। अब हमको एग्जाम्पल के द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं कि कौन से डिराइव्ड यूनिट है और कैसे हैं। जैसे पहला हमने जो क्वांटिटी लिया है उसका नाम है क्षेत्रफल यानी कि एरिया। एरिया डिराइव्ड यूनिट क्वांटिटी है। कैसे, जो समझिएगा, या एरिया जो है वह डिराइव्ड क्वांटिटी है। कैसे, और इसका मात्रक जो है डिराइव्ड यूनिट है, वो कैसे समझिए। जैसे एरिया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कैसे बनता है, क्षेत्रफल इक्वल टू होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि आप इसको कह सकते हैं एल इंटू बी। एल इंटू बी, एरिया इक्वल टू फार्मूला होता है एल इंटू बी। एल इंटू बी इसको आप कहते हैं, एल इंटू बी होता है। अगर आप लेंथ को नापेंगे तो लेंथ को नापने के लिए आप मीटर का यूज करते हैं, इसलिए मैंने एम लिखा है। और चौड़ाई है तो चौड़ाई भी
1 टाइम्स के लिए एक छोटा सा लेंथ ही होता है, तो उसको भी नापने के लिए हम एम का यूज करते हैं। एम इंटू एम यानी कि एम स्क्वायर हो गया, यानी कि मीटर स्क्वायर हो गया। मीटर स्क्वायर क्या होता है? एरिया को। इसलिए जब भी हम एरिया को नापते हैं तो उसमें हम लोग मीटर स्क्वायर ही लिखते हैं। इसका एसआई यूनिट है मीटर स्क्वायर, ऐसे आप सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो एरिया का जो एसआई यूनिट होता है वो है आपका मीटर स्क्वायर। और इसमें आप देखिए मीटर और यहाँ भी मीटर आया, ये दोनों के दोनों मीटर क्या थे कि फंडामेंटल यूनिट हैं, और यही दोनों के सहायता से एक नया यूनिट क्रिएट हो गया और वह यूनिट हुआ मीटर स्क्वायर। इसीलिए कहेंगे कि मीटर स्क्वायर क्या है, तो मीटर स्क्वायर कैसा यूनिट है, तो यह जो है डिराइव्ड यूनिट है। सॉरी, यहाँ पे डिराइव्ड यूनिट होगा, ये आपका जो है डिराइव्ड यूनिट है। उसके बाद हमने आगे लिखा है आयतन यानी कि वॉल्यूम। ये वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। आप उसको लिख सकते हैं एल इंटू बी इंटू एच। अब देखिए लेंथ को मापना है तो उसके लिए भी आप मीटर का यूज करोगे, ब्रेथ मापना है तो मीटर यूज करोगे, हाइट मापना है तो भी आप मीटर का यूज करोगे, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट ये सब के सब एक छोटे से समय के लिए आप देखिए तो वह लेंथ का ही प्रकार होता है और लंबाई का ही एक रूप होता है। इस सब के लिए हम जो है मीटर का यूज करेंगे, तो क्या होगा मीटर क्यूब, यानी कि घन मीटर भी इसको कहते हैं। तो वॉल्यूम का जब भी यूनिट होता है तो वह मीटर क्यू होता है। तो मीटर क्यू आपका जो हुआ वॉल्यूम का यूनिट हुआ, और ये डिराइव्ड यूनिट है क्योंकि यह फंडामेंटल से मिलकर के बना है। तीसरा क्वांटिटी की तरफ चलते हैं, वो है स्पीड। स्पीड है यानी कि चाल है। चाल बराबर आप पढ़े हैं दूरी बटा समय, यानी कि डिस्टेंस बाय टाइम। आप इसको कहेंगे तो डिस्टेंस बाय टाइम आप कह सकते हैं। और डिस्टेंस को, दूरी भी एक तरह का लंबाई होता है, तो उसके लिए हम मीटर का यूज करेंगे। और आपको मैंने बताया है कि समय टाइम का जो टाइम जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है और उसका यूनिट है सेकेंड, तो इसके लिए हम सेकेंड का यूज किए हैं। तो मीटर बाई बटा सेकेंड यानी कि मीटर पर सेकेंड, आप इसको इस तरीका से भी लिख सकते हैं। तो आप देखिए कि मीटर पर सेकेंड जो बना, ये मीटर क्या था? फंडामेंटल यूनिट, और ये सेकेंड क्या था? फंडामेंटल यूनिट। दोनों के हेल्प से एक नए यूनिट बन गए जिसको हम लोग मीटर पर सेकेंड कह रहे हैं। और एक कैसा यूनिट है? तो यह डिराइव्ड यूनिट। मैंने डिफिनेशन में ही आपको बताया कि वह यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट की सहायता से बनता है उसे हम लोग कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। आप देख रहे हैं उसी स्टेटमेंट को मैं बार बार वेरीफाई कर रहा हूं। नेक्स्ट है वेलोसिटी यानी कि वेग। वेलोसिटी इक्वल टू होता है विस्थापन बाय समय, यानी कि वेग इक्वल टू होता है विस्थापन बाय समय। आप कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कह सकते हैं, एस बाय टी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कह सकते हैं। और देखिए इसका डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसको नापने के लिए भी आप मीटर का यूज करते हो, समय को मापने के लिए सेकेंड का यूज करते हो, तो मीटर पर सेकेंड होता है। गाइस आपको बता दें कि जो चाल है और वेलोसिटी है, चाल और वेलोसिटी है यानी कि स्पीड और वेलोसिटी है, दोनों का यूनिट और डायमेंशन सेम होता है। यूनिट भी सेम होता है जो कि आप देख रहे हैं मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड, लेकिन दोनों में अंतर है। दोनों क्या अंतर है कि चाल जो है ये जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, जबकि ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी यानी कहने का मतलब ये अदिश राशि है, चाल जो है वो अदिश राशि है, जबकि वेग जो है वो सदिश राशि है। अदिश और सदिश उसको बोलते हैं, अदिश स्केलर होता है यानी कि वह राशि जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मात्रा होता है, परिणाम होते हैं, उसको हम लोग अदिश कहते हैं, जिसके साथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो वेग जो है यानी कि वेलोसिटी जो है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन स्पीड आपका स्केलर क्वांटिटी है। ये दोनों में डिफरेंस हुआ, दोनों में इक्वालिटी क्या है, दोनों में सिमिलरिटी ये है कि दोनों का यूनिट और डायमेंशन दोनों सेम होता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन, इसको हम लोग ए के द्वारा लिखते हैं, और ए बराबर फॉर्मूला पढ़ेंगे v माइनस यू बाई टी। इसको हमने लिखा है वेग में परिवर्तन, v माइनस यू बाई टी। v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि
अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग दोनों का अंतर, तो वेग माइनस वेग यानी कि वेग में अंतर होता है, तो मैंने लिखा है वेग में परिवर्तन बाई समय। वेग में परिवर्तन है कि वेलोसिटी में परिवर्तन, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का मैंने यूनिट निकाला है मीटर पर सेकेंड और टाइम का होता है सेकेंड। तो आप इस तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। आप देखिए कि दोनों में फंडामेंटल यूनिट का ही यूज हुआ है, इसीलिए एक्सीलरेशन का यूनिट जो होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप लिखे देखे होंगे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये भी जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी, ये भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर को इस तरह से हम लोग लिखते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं और वो है संवेग। संवेग इक्वल टू फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू वेग, यानी कि इसको आप कह सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी। और संवेग को हम लोग पी के द्वारा लिखते हैं, पी इक्वल टू एम भी होता है, पी इक्वल टू एम भी होता है। तो द्रव्यमान इंटू वेग, यानी कि द्रव्यमान को अगर हम नापेंगे तो केजी का यूज करेंगे, और वेग को मैंने बताया है केजी मीटर पर सेकेंड, तो हो गया केजी मीटर पर सेकेंड। इसमें आप देखिए केजी, केजी क्या है फंडामेंटल यूनिट है, मीटर क्या है फंडामेंटल यूनिट है, सेकेंड क्या है फंडामेंटल, पूरा का पूरा फंडामेंटल है। यहाँ देखिए लिखा है मैंने मूल मात्रकों की सहायता से उत्पन्न होने मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जो मूल मात्रक की सहायता से उत्पन्न होता है उसे हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। अब देख लीजिए इसमें पूरा का पूरा आपका मूल मात्रक ही है। नेक्स्ट है बल, फोर्स। फोर्स देखिए समझिएगा, फोर्स इक्वल टू होता है फॉर्मूला द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी कि एफ इक्वल टू फार्मूला पढ़े हैं आप एम में। इसमें द्रव्यमान को मापने के लिए यानी कि मास को मापने के लिए केजी का यूज करेंगे, और आपको जो है त्वरण एक्सीलरेशन को मापने के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि मैंने यहाँ लिखा है, तो हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन जो थे वो इंग्लैंड के रहने वाले थे। न्यूटन का जो पुस्तक का नाम था वो प्रिंसिपिया था, याद रखिएगा। न्यूटन ने बर्नपट के सिद्धांत दिए हैं, गुरुत्वाकर्षण बल दिए हैं, इस गति के नियम का सिद्धांत दिया है, ये न्यूटन का दिया हुआ देन है। उसके बाद है याद रखिएगा फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स इक्वल टू एफ इंटू एम में होता है। अगला है आवेग, आवेग का फॉर्मूला था बल इंटू समय, बल गुने समय, बल गुने समय यानी कि एफ इंटू टाइम, एफ इंटू टी होता है। तो आप अगर इसको बल को नापेंगे तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे समय को नापने के लिए सेकेंड। आप केजी मीटर पर सेकेंड को आप न्यूटन कह सकते हो और इसको कह सकते हैं सेकेंड, यानी कि न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड हो गए। वर्क यानी कि आपका काम, काम जो होता है कार्य होता है, कार्य इक्वल टू होता है बल इंटू विस्थापन, बल गुना विस्थापन, यानी कि W बराबर होता है एफ एस। कहीं कहीं आप पढ़िएगा W बराबर एफ एस कॉस थीटा, या हम आपको पढ़ाएंगे बाद में जब हम आपको वर्क पढ़ाएंगे कैसे होता है। एक्चुअली वर्क 3 प्रकार का होता है, तो वैसे स्थिति में एफ एस कॉस थीटा एंगल निकाले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको समझना है W इक्वल टू एफ एस होता है, बल इंटू विस्थापन होता है। हम लोग ऐसे जनरली समझते हैं कि फिजिक्स की लैंग्वेज में कहा जाए तो वर्क का एक विशेष मतलब होता है, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, जहाँ पे विस्थापन नहीं होता है, वहाँ पे कार्य नहीं होना समझा जाता है। मान लीजिए कि जैसे हमने इस बोर्ड को धक्का दे रहा हूं मैं, लेकिन ये बोर्ड डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, जो बोर्ड है डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, इसीलिए इस हम कहेंगे कि कार्य हम नहीं कर रहे हैं। फिजिक्स की दृष्टि से देखा जाए तो ये कार्य नहीं हो रहा है। जैसे कि हम आपको एक एग्जाम्पल के रूप में समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए एक आदमी था, वो पढ़े लिखे थे, बहुत ज़्यादा उसको साइंस का नॉलेज था, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि एक बार वो क्या है बाहर से पढ़ के आया था, यानी कि वो इंग्लैंड से पढ़ के आया था, और उसे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं था, यानी कि दैनिक जीवन का उसको कोई विशेष जानकारी नहीं था। मान लीजिए कि कोई जंक्शन, पटना जंक्शन पे रुका, मान लीजिए कि जंक्शन जो है आपका पटना जंक्शन है, पटना जंक्शन पर वो जो है रुक गया। अब पटना जंक्शन पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आपको भी पता है। मान लेते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 इस तरीका से है। अब क्या करता है कि वह रुका है 1 पे, अब उसको पता चला कि उसका जो गाड़ी है वह चली गई 3 पे। उसका जो गाड़ी है मतलब उसका जो ट्रेन, अगला जो ट्रेन है जहाँ जाने वाला है, वो ट्रेन उसको मिलने वाला 3 पे। तो उसने क्या किया कि एक कुल्ली जो हुआ, कुल्ली को बुलाया और बोला मेरा जो बैग है उसको तुम प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे पहुंचा दो। अब वो जाके कुल्ली जो है उसको वहां से 1 से 3 पे पहुंचा दिया। जब बाद में पता चला कुली को, उसको जो लड़का है पढ़े लिखे इंसान है, उसको पता चला कि नहीं मेरा जो गाड़ी है फिर से वही 1 पर ही आ रहा है। तो उसने कुली को बोला
कि भाई तुम जो मेरा बैग है, मेरा जो थैला है, उसको तुम 1 पे पहुंचा दो। अब कुली का तो काम ही वही, वो तो पहुंचाएगा ही, पहुंचा दिया। अब ये पढ़ा था कि W इक्वल टू एफ एस। अब आपको पता है ये पढ़ा, क्या पढ़ा था, W इक्वल टू एफ एस, यानी कि वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि ए और बी है, अगर कोई व्यक्ति ए से बी गया और फिर बी से ए की ओर चलाता है, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0 हो जाता है। अब ये इंसान कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया, अच्छा इसका फोर्स तो लगा है, लेकिन इसका जो डिस्प्लेसमेंट है 0 हो गया, यानी कि वर्क 0, तो वर्क 0 तो इसका पेमेंट 0। तो वो जो है उसके साथ कुल्ली के साथ बहस करना पड़ता है, यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ में, दैनिक जीवन में और इसमें दोनों में अंतर होता है। आपको ऐसे फिजिक्स के लैंग्वेज में वर्क तभी माना जाता है जब क्या होते हैं, डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तब तक वर्क नहीं कंसीडर किए जाते हैं। उसके बाद है प्रेशर, यानी कि दाब। दाब इक्वल टू होता है बल बटा क्षेत्रफल, यानी कि जो इकाई एरिया में, यूनिट एरिया में जितना फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर। और इसको नापने के लिए आप क्या करोगे, बल का नापने के लिए यानी कि फोर्स का नापने के लिए न्यूटन का यूज करोगे, और एरिया है तो मैंने बताया न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपका हो गया न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इसको इस तरीका से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज डेंसिटी, यानी कि घनत्व। घनत्व इक्वल टू होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बटा आयतन, यानी कि द्रव्यमान को केजी में और आयतन को मीटर क्यूब में। आप देखिए इस तरीका से आप केजी मीटर पर क्यूब जो आपका डेंसिटी हो गया। शक्ति, पावर। पावर इकाई समय में जब कोई आदमी व्यक्ति काम करता है तो इकाई समय में किए गए कार्य को पावर कहते हैं, शक्ति कहते हैं। यानी कि वर्क डन इन यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। पावर इसको कहते हैं। तो कार्य को मैंने बताया है न्यूटन मीटर स्क्वायर, और यहाँ समय को बताया यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय इंटू एस। अब देखो दोस्त, मैंने आपको जितने भी ये सब के सब 2 कॉलम बनाए थे मैंने, इधर आपका व्युत्पन्न राशि था यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटी था, और इधर जो आता था व्युत्पन्न मात्रक था। इधर हमने राशि का नाम बताया। अगर आपको क्वेश्चन ये रहेगा कि बताइए 10 डिराइव्ड क्वांटिटी यानी कि व्युत्पन्न राशि का नाम बताइए, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। 10 आप लिख सकते हैं, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। ये सारे जो है आपका व्युत्पन्न जो है आपका राशि है। अब इधर व्युत्पन्न मात्रक मैंने आपको बताया, समझाने का प्रयास किया। ये व्युत्पन्न राशि आपके मात्रक थे, व्युत्पन्न मात्रक के बारे में भी समझाया। अब क्या है कि जितने मैंने बताए सब में क्या था, मैं बताया था कि फंडामेंटल से बना होता है, इसका संख्या 7 है। ये 7 के अलावा कुछ बाहर से नहीं आता है, तो इस सबके सब आपका व्युत्पन्न मात्रक कहलाए। और मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि आपको ये चीजें व्युत्पन्न मात्रक बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों मैं इसी तरह का वीडियो हमेशा लाते रहता हूँ आपका नॉलेज के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, और आप हमारे हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों मैंने इतना मेहनत किया है, आपको पता है, आप देख रहे हैं हमारे मेहनत को, तो आप इसके इसीलिए तो एक लाइक बनता है। प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।